Whenever BJP wins an election, Nifty goes up. So what is the link between politics and the stock market? एक एवरेज इन्वेस्टर को अपनी लाइफ जब वो शुरू करता है फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, 4 कैटेगरी में उसका 80% पोर्टफोलियो इज कवर्ड। As investors, how do we identify कि कौन सा फंड मैनेजर अच्छा है? पूरी दुनिया बोल रही है इंडिया पे पैसे लगा दो, बुलिश है। What's your take? आई थिंक इंडिया में Hello and welcome to a new episode of Ask the Expert. Today I've got Anupam Tiwari. He's the head of equity at Grow Asset Management Company. And आज हम इनसे मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे और आपके सिलेक्टेड पर्सनल फाइनेंस क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे. अनुपम सर, वेलकम टू द शो. थैंक यू अंशुमन. थैंक्स, आई एम एब्सोल्युटली फाइन. हाउ आर यू? आई एम गुड. तो आजकल लास्ट 2 महीने में जब भी मैं बाहर निकलता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन हर जगह लोग पूछते हैं. निफ्टी ऑल टाइम हाई में है, 21,000 में है. What should we do? Is Nifty overvalued? And should we continue to invest? No, of course, इन्वेस्ट करते रहना चाहिए डिसिप्लिन के साथ. अगले 10-15 सालों में और भी बहुत बारी ऑल टाइम हाई पे जाएगा. तो जस्ट कंटिन्यू, राइट? फॉलो द प्लान. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज प्लान. यू हैव अ प्लान, फॉलो इट. Okay, when you say plan, do you mean like goals कि कुछ और क्या? Based on goals, you should devise a plan कि हमको ये सेविंग्स करनी है और एनी वे यू हैव टू सेव, राइट, फॉर रिटायरमेंट, फॉर अदर नीड्स एटसेट्रा. और उन सेविंग्स को आपको इन्वेस्ट करते रहना है. सो जस्ट फॉलो दैट प्लान. डोंट लुक एट मार्केट टू मच. मार्केट क्या है कि थोड़ा विविड होता है ना. आवर माइंड्स आर वेरी रिसेप्टिव टू विविड आइडियाज. रोज को न्यूज आती है, ऊपर जाता है, नीचे होता है, एक्साइटमेंट होता है. बट इन दैट एक्साइटमेंट यू फॉरगेट कि ये बहुत बार हो चुका है. पिछले 20-25 सालों से रोज होता है. मार्केट की हिस्ट्री 100 साल पुरानी है. अपना BSE इज मोर देन 100 ईयर ओल्ड. तो उस सब पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए. यू थिंक यू आर इन्वेस्टिंग फॉर नेक्स्ट 5, 10, 15, 20 years. राइट? इफ यू आर लाइक 25 year old, यू आर वर्किंग, यू आर इन्वेस्टिंग फॉर नेक्स्ट 35 years. Agree. तो वो प्लान को फॉलो करते रहो. एंड कंपाउंडिंग इज 8th wonder of the world, as Warren Buffett and Charlie Munger said. तो कंपाउंडिंग के लिए आपको अंदर रहना, पाउंड में रहना जरूरी है ना, तब वो कंपाउंड होगा. ऑफ कोर्स. बहुत सही. आपने बोला वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर को आपने कोट किया, ठीक है. दे आर वैल्यू इन्वेस्टर्स, राइट? यू हैव बीन अ फंड मैनेजर फॉर द लास्ट 10-12 years. Agreed, right? Can you tell people the different styles of investing? कि वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होता है, ग्रोथ इन्वेस्टिंग क्या होता है, एंड एक इंसान को अपने गोल्स के हिसाब से कौन सा स्ट्रैटेजी चूज करना चाहिए? तो देखिए, कुछ बहुत मोटा फर्क नहीं है. एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी वांट्स टू बाय अ स्टॉक वेयर ही कैन मेक मनी. मतलब उसको पैसे बनाने हैं, अपना एक रिटर्न कंपाउंड करना है. तो हर कोई वैल्यू वर्सेस प्राइस देखता है कि इस स्टॉक का प्राइस क्या है और इसमें वैल्यू कितना डिराइव हो सकता है. यू कंपेयर ऑलवेज. अब जो वॉरेन बफेट स्टाइल ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग है, जो उनका अप्रोच है, और जो नॉर्मली हम जिसको ग्रोथ इन्वेस्टिंग बोल देते हैं, उसमें अंतर ये होता है कि व्हाट वॉरेन बफेट सेड कि मुझे वैल्यू आज के आज दिखना चाहिए. कि आज अगर स्टॉक प्राइस लेट से 10 रुपए या 100 रुपए है, तो मुझे दिखना चाहिए कि आज देयर एग्जिस्ट वैल्यू लेस देन दैट या मोर देन दैट. समझ गया. तो अगर आप स्टॉक का प्राइस 100 रुपए है, तो उसको ये दिखना चाहिए कि 125 रुपए का वैल्यू इसमें आज ही है. वट एवर, बिकॉज ऑफ बिजनेस, बैलेंस शीट, ग्रोथ पोटेंशियल, जो भी है. जो ग्रोथ इन्वेस्टिंग है वो थोड़ा सा इसमें स्लैक हो जाता है, थोड़ा सा लीनियंट हो जाते हैं कि आज अगर हमको वैल्यू नहीं दिख रहा है हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से, बट हमको ये दिख रहा है कि बिजनेस में इतना पोटेंशियल है, कंपनी इतना ग्रो करेगी कि इसमें वैल्यू रियलाइज हो जाएगा, इसमें वैल्यू बन जाएगा. समझ गया. तो ये थोड़ा सा फर्क है. अदरवाइज ऐसा कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है. दोनों स्टाइल में हम बिजनेस पे बहुत फोकस करते हैं कि अच्छा बिजनेस होना चाहिए, उसका कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट होना चाहिए. वॉरेन बफेट का भी यही फंडा था कि आप अच्छे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करिए, आप थोड़ा वैल्यूएशन में टाइट रहिए, उसमें थोड़ा स्ट्रिक्ट रहिए. समझ गया. मार्जिन ऑफ सेफ्टी होना चाहिए. समझ गया. तो ये जो बोल रहे हैं, ये वैल्यू इन्वेस्टिंग को मैं समराइज करना चाहूंगा. लेट्स से एक कंपनी का शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब जो असली वैल्यू है, वो 125 रुपए, ठीक है, और करेंटली अगर वो 110 रुपए में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो रहा है, इसका मतलब ये दैट द वैल्यू इज मोर देन द प्राइस, सो इट इज अंडर वैल्यू, सो वी कैन बाय इट. ठीक है, दैट इज वैल्यू इन्वेस्टिंग फॉर यू. ग्रोथ इन्वेस्टिंग ऑन द अदर हैंड इज करेंटली
the stock might be overvalued, मतलब the price might be more than the value, but आगे जाके the potential is so high, the price will grow at the faster rate and will make money. So this is the difference between value investing and growth investing. अभी sir currently last एक साल में small caps have had a great run, right? And a lot of people are now also asking कि small cap mutual funds में क्या invest करना चाहिए? And अगर small cap में invest करना हो, so how do we pick those good mutual funds or stocks? Firstly, what would you recommend? Small cap funds or small cap stocks? देखिए, irrespective of small cap या mid cap या large cap, अगर आप अच्छे से एनुअल रिपोर्ट पढ़ के नहीं समझ सकते किसी कंपनी का, आपको वो जो 150-200 पन्ने होते हैं वो सारे पन्ने आपको समझ में नहीं आते कि ये क्यों लिखे गए हैं। मतलब एनुअल रिपोर्ट ऐसी होती है ना, उसमें दूसरे पन्ने से लेके जहाँ नोटिस टू शेयर होल्डर होती है वहां से लास्ट पेज तक उसमें रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है। सो देयर इज नॉट अ वेस्टेड पेज इन दैट एनुअल रिपोर्ट। तो अगर आप वो सब कुछ समझ सकते हैं, उससे एक इन्फरेंस ड्रॉ कर सकते हैं, तभी आप डायरेक्ट करिए। अदरवाइज आपको डायरेक्ट नहीं करना चाहिए। देन यू डोंट नो हाउ टू इन्वेस्ट, then you should take mutual funds. Okay. Mutual funds में you need to select based on the performance, how upside downside performance has been in the fund. Of course, past performance, future performance का guaranteed नहीं है, वो track record नहीं होता है ऐसा. But still it gives you some idea कि how that fund has performed over last 5, 7, 10 years. और small cap से थोड़ा long term performance देखना चाहिए. तो जनरली स्मॉल कैप प्लेज आउट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और वोलेटाइल बहुत होते हैं। मतलब जितनी तेजी से ऊपर जा रहे हैं उतनी तेजी से वो नीचे भी आएंगे, तो वो ध्यान रखना चाहिए। देन इन स्मॉल कैप्स राइट नाउ वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा है। कुछ सेगमेंट ऐसे हैं जो कि रीजनेबली वैल्यूड है, बट ज्यादातर सेगमेंट ऐसे हैं स्मॉल कैप्स में जहाँ पे वैल्यूएशन काफी ज्यादा है। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक, आपका टाइम होराइजन बहुत ज्यादा होना चाहिए। I would say 8 to 10 years. For small caps? For small caps. Okay. अगर आपको अच्छा ठीक ठाक रिटर्न जनरेट करना है। दूसरा, you should be ready for volatility. True. कि वो सडनली आप -15, -20 भी हो सकता है। And third is that you might not have good compounding for a considerable period of time. मतलब ऐसा हो सकता है कि 1 साल आपका पैसा ही नहीं बने। Fair. वो आपको लगे कि स्मॉल कैप में बहुत अच्छे रिटर्न बनते हैं, बट वो स्पर्ट में बनते हैं कि 1-2 साल कुछ नहीं होगा, फिर सडनली आपके 50-60% बन जाएंगे, तो वो 3 साल का रिटर्न कवर हो जाएगा। फिर इसके बाद कुछ नहीं होगा, बिकॉज वो जनरली ऐसा साइकिल होता है उनमें। तो ऐसे केस में तो लमसम इन्वेस्ट करना माइट नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि अगर आपने ऐसे तीसरे साल या चौथे साल जब 100% रिटर्न दिया, उसके बाद अगर आपने इन्वेस्ट किया तो 4-5 साल आपको शायद रिटर्न मिले ही ना, ऐसा हो सकता है। तो SIP is better. SIP is better. ठीक है। Especially in current environment, SIP is better. ठीक है। So 2 inferences for small cap investing. सबसे पहले 8 से 10 साल का horizon and second invest on a regular basis. ठीक है। एक और चीज आपने बोली upside downside चीजें देखनी चाहिए, right? What are some ratios or metrics that one should look at before investing in mutual funds? देखिए, different fund managers की या different fund houses की अपनी अपनी स्टाइल होती है। और वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में डिफरेंट तरीके से प्ले आउट होती है। ओके। तो ऐसा एग्जैक्ट आप 1-2 क्राइटेरिया नहीं निकाल सकते। ठीक है। बट जनरली ब्रॉडली आप ये देख सकते हैं कि उस फंड की वोलेटिलिटी कितनी है और मेजर्ड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन यू कैन। ठीक है। दूसरा होता है, जैसा हम लोग ज्यादातर हम जब किसी फंड मैनेजर को एज ए पीयर एनालाइज करते हैं, तो हर कोई एक तरफ बहुत पक्का होता है। या तो वो अपसाइड को बहुत अच्छे से कैप्चर करेगा, डाउन साइड में थोड़ा गड़बड़ होगा, या डाउन साइड में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, अप साइड में थोड़ा गड़बड़ होगा। गड़बड़ हो गया ना, थोड़ा उतना कैप्चर नहीं करेगा। समझ गया। तो आप दोनों अच्छे से मैनेज नहीं कर सकते, वो इम्पॉसिबल है। वो कोई कर रहा है तो फिर बहुत ज्यादा समझना पड़ता है क्यों हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप कमजोर पड़ोगे। ट्रू। तो आपको अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो बहुत ज्यादा आप साइड कैप्चर कर रहा है वो डाउन साइड में गलती होगी, और जो डाउन साइड को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है उससे अप साइड में गलती होगी। ठीक है। अब लेकिन आपको अगर लो वोलेटिलिटी चाहिए, जैसे कई लोग होते हैं कि अगर फंड का NAV गिर गया तो बहुत कष्ट होता है उनको, तो अगर आपको ऐसा लगता है मुझे बहुत कष्ट होगा, तो आप उस तरह का स्टेबल पोर्टफोलियो बनाइए या स्टेबल प्रोडक्ट लीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं आई कैन टेक वाइल्ड स्विंग्स, तो फिर आप हाई बीटा या जो जिनका स्टैंडर्ड डिविएशन हाई रहा है वैसे फंड सेलेक्ट करिए। ठीक है। स्टाइल बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली स्मॉल कैप्स में। ठीक है, समझ गया। सो इज इट फेयर टू से कि जो डाउनसाइड में अच्छा खेलते हैं पर अपसाइड इतना ज्यादा कैप्चर नहीं कर पाते, दे आर काइंड ऑफ कंजर्वेटिव एज कंपेयर्ड टू देयर पीयर्स? नहीं, इट इज नॉट अबाउट कंजर्वेटिव। और देखिए, सारे स्मॉल कैप रिस्की हैं।
हाँ ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कंजर्वेटिव तुम्हारा रिस्क कम हो गया बोले. इट्स अबाउट हाउ यू कंस्ट्रक्ट द पोर्टफोलियो. यू नो बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जिनमें अर्निंग प्रोफाइल बहुत डिफरेंट होती है. तो जब हम एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम किस तरीके से साइजिंग कर रहे हैं, हम किस तरीके से अपने वेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और उनको रोटेट कर रहे हैं, उससे उस फंड की वॉलेटिलिटी पे बहुत असर पड़ता है. सो एवरीबडी हैज अ डिफरेंट अप्रोच टू मैनेज इट, राइट. तो वो उसके हिसाब से हो जाएगा. तो ऐसा नहीं है कि वो कंजर्वेटिव या एग्रेसिव है. Every small cap fund manager is a very aggressive guy. Yeah. Agreed. So what are some industries which currently look exciting to you? India perspective से 5 से 10 साल का horizon पकड़ के चलते हैं. ये कई है, बट उसमें जो prominent है अभी वो BFSI है. जनरली हम लोग ये मानते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्रीज. ठीक है. इट्स अ वेरी ब्रॉड सेक्टर. Yeah. तो उसमें बैंकिंग है, NBFCs हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, मार्केट इंटरमीडियरीज हैं, फिनटेक्स हैं. तो ऐसे बहुत सारे हैं, ब्रोकिंग साइड, वेल्थ मैनेजमेंट एटसेट्रा. हम ये मानते हैं कि जब कोई इंडस्ट्री बहुत फेवर में नहीं है, दैट्स पीपल आर नॉट एक्साइटेड अबाउट इट टू मच, राइट. एवरीबडी इज नॉट टॉकिंग अबाउट इट. पीपल डोंट हैव टू मेनी एक्सपेक्टेशंस अराउंड इट. वो समय अच्छा होता है उस इंडस्ट्री के लिए इन्वेस्ट करने का. तो BFSI के भी यही हाल है. बहुत ज्यादा लोगों को जम नहीं रहा है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव आउटलुक नहीं है अगले 1 साल का. मतलब पिछला 1 साल नंबर्स के हिसाब से बहुत अच्छा था. बट क्यों पर ऐसा, लाइक अकॉर्डिंग टू मी, इफ आई लुक एट द इकोनॉमी, क्रेडिट ड्राइव्स द एंटायर इकोनॉमी. ठीक है. एंड इंडिया इज करंटली इन अ वेव वेयर कंजम्पशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली, एंड दिस कंजम्पशन, एज ऑल ऑफ अस नो, इज बीइंग फ्यूल्ड बाय लोन्स, no cost EMIs, and people are also getting insured a lot. इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन भी बढ़ रहा है. Correct. तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि ये इंडस्ट्री लास्ट 1 साल से एक्साइटिंग नहीं है? इवन निफ्टी का वेटेज अगर हम देखेंगे तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस का सबसे ज्यादा ही है. व्हाई दिस टेक? कपल ऑफ रीजंस बिहाइंड दैट. कि कोविड के पहले जनरली लोग बहुत ज्यादा ओवरवेट थे बैंकिंग फाइनेंशियल्स पे, स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टर्स ऑन द बैंकिंग साइड, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स. सो PSU बैंक का परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा रहा है एज कम्पेयर टू प्राइवेट बैंक्स. फिर जब मार्केट ब्रॉड बेस हुआ पोस्ट कोविड, हमारी ग्रोथ ब्रॉड बेस्ड हुई, क्योंकि कोविड के पहले का समय बहुत अच्छा नहीं था. अगर आप 18-19 देखिए तो इकोनॉमी में बहुत अच्छा माहौल नहीं था. तो वेरी फ्यू सिलेक्टेड कंपनीज वर डूइंग वेल. तो मार्केट वहाँ कंसंट्रेटेड था. तो उसके कारण एक काफी सेलिंग हुई बैंकिंग स्टॉक्स में, और उसका एक इम्पैक्ट आया उनके परफॉर्मेंस में. दूसरा, पिछले 1 साल से लोगों को ये लगता है कि शायद अगले साल ग्रोथ कम हो जाए, क्रेडिट ग्रोथ. बैंकिंग सेक्टर में और NBFCs में मार्जिन पीक पे हैं अपने. तो सभी को ये डर लगता है कि शायद अगले साल मार्जिन बहुत ज्यादा कम हो जाए क्योंकि डिपॉजिट ग्रोथ कम है. तो इसलिए भी पीपल आर लिटिल बिट स्केप्टिकल. Okay. और when you say margins, you mean the net interest margins? Yes. But currently अगर हम fixed deposits और deposits के रेट देखें, वो तो सब बढ़ ही गए, तो उनका मार्जिन आज हाई कैसे? कम ही होना चाहिए ना, I'm guessing. हाँ, वो कम हो रहा है. वो कम पिछले हो रहा है. 1-2 क्वार्टर से, बट पिछले साल मतलब if you look at that was one of the highest margin that we have seen. हाँ. So guys, banks को अगर आपको कभी भी एनालाइज करना हो, one of the biggest easiest metrics is net interest margin. Banks are lenders, ठीक है, they are in the business of lending. तो वो तब पैसा बनाएंगे जब वो आपसे सस्ते में डिपॉजिट्स लेंगे और उसको एक हायर रेट में लोन्स वगैरह देंगे. लास्ट 2 साल पहले सेविंग्स अकाउंट में कुछ 2.5% या 3% इंटरेस्ट रेट था, और FD आपको 5% देता था. तो उनका डिपॉजिट का जो उनका बोरोइंग का खर्चा था बैंक्स का, वो बहुत कम था. बट आज के दिन जैसे आप देख पा रहे हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स 9% का FD रेट दे रहे हैं. तो उस केस में उनका जो मार्जिन है वो कम हो रहा है. तो अगर आज के दिन किसी को बैंक्स में अपना एक्सपोजर चाहिए, सो देन देयर इज अ फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड वे, बैंक निफ्टी ले लीजिए. ठीक है. डू यू ऑल्सो रेकमेंड अ सिमिलर अप्रोच इन द एंटायर BFSI सेक्टर कि कोई मतलब से थीमेटिक फंड ले लो? हाँ, एक्चुअली सो द डिफरेंस इज कि अगर आप एक एक्टिव फंड लेते हो तो यू कैन हैव स्लाइटली डिफरेंट कंपोजिशन व्हिच कैन मेक लेट्स से व्हिच कैन बी बेटर फॉर यू ओवर मीडियम टू लॉन्ग टर्म. बिकॉज क्या है, जो इंडेक्स है उसमें बहुत ज्यादा लार्ज कैप्स का ओवर इंडेक्सेशन है. सो दे कैरी अ वेरी हाई वेट. बट जो बहुत सारे अदर ग्रोइंग सेगमेंट है, जैसे इंश्योरेंस है या वेल्थ मैनेजमेंट है, सम ऑफ द NBFCs, they are smaller right now, but they are growing very fast. They are doing very well. तो अगर उनको आप इंडेक्स में देखना चाहेंगे तो उनके वेट बहुत कम है, आप उसमें बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते हो. तो हम एक्टिव फंड में एक अच्छा बुके बना सकते हैं, एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं जहाँ पे उनका रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो. समझ गया. दूसरा क्या होता है कि अगर आप इस सेक्टर का हिस्ट्री देखिए
तो इसमें बहुत सारे सब सेक्टर है ना, बैंक हैं, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, एनबीएफसीज, डिफरेंट टाइप के एनबीएफसीज हैं। कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, कुछ बिजनेस को लोन देती हैं, कुछ काम करती हैं, कुछ एमएसएमई को लोन देती हैं, कुछ वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज हैं, इंश्योरेंस है। अब जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस की भी साइकिल डिफरेंट हो जाती है। तो डिफरेंट टाइम फ्रेम में इन सारे सब सेक्टर का डिफरेंट परफॉर्मेंस, आउट परफॉर्मेंस होता है। तो अभी करंटली क्या एक बीएफएसआई का भी इंडेक्स है, जैसे बैंक निफ्टी का एक इंडेक्स है, बीएफएसआई का भी एक इंडेक्स है? हाँ, there is an index and there are active funds also. Okay. And we are also coming up with an active fund. Okay. BFSI space. Okay. So उसमें बेटर ये होगा कि you can also take bigger exposures in the smaller entities. Yes. Okay. Yes. Cool. And ये जो BFSI के active mutual funds हैं, right? Would you put them in the mid cap category, large cap category or small cap? Actually diversified होते हैं, तो जैसे जो हम लोग भी कंस्ट्रक्ट करेंगे, it would be diversified. But of course, depending on हमारा outlook क्या है, mid cap and small cap companies in this space can have a reasonably higher weight. So how should an investor approach sectoral or thematic funds? मतलब is it too risky for an investor and how should one look at diversification? क्योंकि आज तक जब भी diversification की बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, इट्स वेरी मार्केट कैप बेस्ड कि लार्ज कैप में इतना, मिड कैप में इतना, स्मॉल कैप में इतना. So how does a thematic fund fit in this picture? Okay, so let me explain you how I think about creating a mutual fund portfolio. Right? Okay. कि एक जो बेसिक फिलोसफी वो क्या होनी चाहिए. तो जो सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है व्हेन यू स्टार्ट बिल्डिंग योर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो एज एन इन्वेस्टर, आप एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर हैं, आपको म्यूचुअल फंड्स खरीदने हैं या उसमें इन्वेस्ट करना है, तो आपको जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछना चाहिए अपने आप से कि आपके पास इस पैसे को इन्वेस्टेड रखने का टाइम कितना है. इन्वेस्टिंग में वेदर वो डायरेक्ट हो या म्यूचुअल फंड के थ्रू हो, टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया. Very nice. Actually, everything else Agreed. is a very, very superficial kind of criteria. आपको एक ही चीज पे 90% is that, is time. तो जो पैसा आप लेट से आज के समय में 8-10 साल के लिए छोड़ सकते हो और आपको उसके बीच में कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आप स्मॉल कैप में डाल दीजिए. Okay. You should not have more than 2 or 3 small cap funds. 2 or 3 small cap funds. Any categories, you should not be more than 2-3. Okay. In my opinion, that's my personal opinion. Okay. Right? Okay. तो अगर आप मिड कैप भी लेते हैं 2-3 लीजिए. वो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि इसका रिटर्न थोड़ा कम हो गया, ज्यादा हो गया. But तीन फंड पर कैटेगरी, मतलब you have exposure to more than 100 companies. It's okay. Okay. आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो तीनों फंड मैनेजर थोड़े डिफरेंट स्टाइल्स के हों. तो सटल चेंजेस होते हैं, सभी के अप्रोच में सटल चेंजेस होता है. यू शुड टेक केयर ऑफ दैट. और अगर आपके पास खुद नहीं आप एनालाइज कर पा रहे हैं तो आप किसी एडवाइजर से पूछिए या किसी कंसल्टेंट से बात करिए. वो लोग समझते हैं, वो लोग एनालाइज करते रहते हैं. तो मिड कैप अगर आपके पास 5 ईयर प्लस टाइम होराइजन है, तो आप उस पैसे को आज मिड कैप में डालिए. और अगर आपके पास थोड़ा कम समय है, 3 to 5 ईयर, तो आप उसके लिए फ्लेक्सी कैप वगैरह करिए. समझ गया. एक एवरेज इन्वेस्टर को अपनी लाइफ जब वो शुरू करता है या फॉर ए रीजनेबली कंसिडरेबल टाइम, उसको फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप, लार्ज कैप आप छोड़ सकते हैं, फ्लेक्सी कैप में ज़्यादातर लार्ज कैप कवर हो जाता है, मिड कैप, स्मॉल कैप, इससे ज़्यादा 80% आप पोर्टफोलियो में कवर करने के लिए कुछ और की जरूरत नहीं होती है. ओके. तो ये 4 कैटेगरी में उसका 80% पोर्टफोलियो इज कवर्ड. फिर जब उनका लाइफ साइकिल चेंज होता है कि जैसे वो समबडी हु इज क्लोजर टू रिटायरमेंट, तब आपको थोड़ा रिस्क कम करना है पोर्टफोलियो में, तो आप थोड़ा मिड एंड स्मॉल कैप कम कर दीजिए. फिर उसके लिए हाइब्रिड प्रोडक्ट्स हैं म्यूचुअल फंड्स में, वो डालिए, वो करिए. जैसे किसी 30 ईयर ओल्ड को अगर उसको कोई पैसा 3 साल से ज़्यादा रख सकते हैं वो, तो उसके लिए हाइब्रिड की कोई जरूरत नहीं है. यू डोंट नीड हाइब्रिड, राइट. तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइम. यू आस्क टाइम, और आप अपने पैसे की बकेटिंग करिए कि लेट्स से 100 रुपीज़, तो मैं 20 रुपीज़ आई कैन लीव फॉर 8 ईयर्स, मैं इसको छोड़ सकता हूँ, इसको मैं 5 साल के लिए छोड़ सकता हूँ, और उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिए. अब जैसे फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप थोड़ा एक कंट्रोवर्शियल टाइप का टॉपिक है हमारे यहाँ. कई लोग प्रेफर करते हैं फ्लेक्सी कैप, कई लोग प्रेफर करते हैं मल्टी कैप. डिफरेंस बताइए. ओके, सो फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर को पूरी फ्रीडम है, उसको जो करना है करे, जो जितना लार्ज कैप में डालना है, जितना मिड कैप में डालना है. ओके. उसको कोई रोक टोक नहीं. ठीक है. दैट इज द ओनली कैटेगरी जहाँ कोई रोक टोक नहीं है. ठीक है. मतलब वो फंड मैनेजर को आपने फुल फ्रीडम दिया हुआ है, आपको जो अच्छा लगता है आप करिए. मल्टी कैप में एक रूल है कि आपको 25% इन ईच कैटेगरी रखना ही है. ओके.
तो 25% स्मॉल कैप होना चाहिए मिनिमम, 25% मिड कैप होना चाहिए, 25% लार्ज कैप होना चाहिए। बैलेंस 25 में आपको जो करना है आप करिए, राइट। तो वो मल्टी कैप हो गया। अब इसमें दो व्यू हैं। एक व्यू ये है कि अगर आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है तो रूल गिव्स यू मोर डिसिप्लिन, कि आप हिल नहीं सकते ना, वो 25-25 आपको रखना है। और बिकॉज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से 8 to 10 ईयर मिड एंड स्मॉल कैप में परफॉर्म बेटर, तो आपका वो एलोकेशन शायद ज़्यादा हो जाए। और जो दूसरा एक व्यू है वो उनका ये कहना है कि नहीं, फ्लेक्सी में हमारे पास फ्रीडम है, हम जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो टाइम टू टाइम लोग चेंज होते रहते हैं, बट ब्रॉडली यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम। अंडरस्टूड। फिर आप ये देखिए कि आपको अपने पोर्टफोलियो में वोलेटिलिटी कितनी चाहिए। मतलब अब वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है, मतलब कई लोग समझते नहीं है। वोलेटिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर मेरा पोर्टफोलियो 10% से गिर गया तो मुझे कितना जीवन में कष्ट होगा, सो पाऊंगा नहीं सो पाऊंगा, या 20% गिर गया तो मेरी हार्ट बीट बढ़ेगी कि नहीं। क्योंकि इससे क्या होता है, आपका अगला इन्वेस्टमेंट डिसीजन खराब हो जाता है, राइट। इट्स वेरी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो अगर आपको वोलेटिलिटी चलती है तो आप फिर इन प्रोडक्ट्स में रहे आइए, स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप। अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मेरे को थोड़ा वोलेटिलिटी कम चाहिए, देन यू सेलेक्ट लार्ज कैप एंड हाइब्रिड्स। तो अभी ये तो हम लोग का मार्केट का डिस्कशन था। द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो इज दैट मैंने अपने ऑडियंस से थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है, पर्सनल फाइनेंस क्वेश्चंस है, हम दोनों उनको आंसर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहला सवाल है करण मेहता का, 50 साल के बिजनेस ओनर है, ठीक है। दिस विल बी वेरी क्लोज टू यू। हाउ क्रिटिकल इज द रोल ऑफ अ फंड मैनेजर इन अ म्यूचुअल फंड सक्सेस एंड व्हाट शुड आई लुक फॉर व्हेन एवैल्यूएटिंग अ फंड मैनेजर्स परफॉर्मेंस? तो देखिए, हर फंड हाउस का एक प्रोसेस होता है। जनरली एवरीबडी हैज अ टीम एंड देयर इज अ वेल डिफाइंड प्रोसेस कि हम कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्या हमारे टारगेट होंगे, क्या रूल्स होंगे। तो बेसिक रूल ऑफ द गेम इज सेट। हाँ, और हम कैसे एक अच्छे फंड मैनेजर को आइडेंटिफाई करें एज रिटेल इन्वेस्टर्स, एज इन्वेस्टर्स, हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि कौन सा फंड मैनेजर अच्छा है? आई वुड से वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज पास्ट परफॉर्मेंस। तो आप उसका 3 साल का, 5 साल का, 1 साल पे मत जाइए, 1 year 2 years टू शॉर्ट पीरियड। बट आप ये देखिए कि कौन 3 साल 5 साल में कंसिस्टेंट रहा है। 5 year प्लस भी अगर आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है तो वो भी देखिए। हाँ, बाकी कौन से फंड्स मैनेज किए वो भी आप चेक कर सकते हो। करेक्ट। हाँ, तो वो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगला सवाल है मोहित गुप्ता का, ठीक है। व्हाट आर द टेल टेल साइंस ऑफ अ म्यूचुअल फंड दैट कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म्स इट्स पीयर्स एंड हाउ कैन आई इफेक्टिवली आइडेंटिफाई देम फॉर माई इन्वेस्टमेंट्स? It's very difficult to say. Yeah. Right? Very difficult to say. But generally, you can evaluate based on past performance. Ki how in past cycles they have done well. But past performance is never a guarantee of future performance. See, we go wrong. We go right, we go wrong. But because we are professionally trained, आप लोगों को काफ़ी दिनों तक ट्रेनिंग दी जाती है, हमारे सीनियर सिखाते हैं। तो जब हम लोग का करियर शुरू हुआ, so we know how to come out of a mess. When we are making a mistake, गलती हमसे भी होती है, ऐसा नहीं कि हम गलतियां नहीं करते हैं, because it's taking a call on future, right? तो भविष्य तो किसी को नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है एज अ फंड मैनेजर। तो हम उसमें कुछ तो रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, बट कई बार वो रिस्क मैनेजमेंट भी काम नहीं आता है, तो वो ड्रॉ डाउन्स होते हैं। बट हमको पता होता है कि उसको कैसे मैनेज करना है, एक कंटिन्यूस इवेल्युएशन होता है। दूसरा क्या होता है कि हमारे पास एक टीम होती है, तो ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा एक व्यू का डोमिनेंस हो जाए। टीम मेंबर होते हैं तो उनका भी एक व्यू होता है, और जनरली हम लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा डिफरेंट थॉट प्रोसेस के लोगों की टीम बनाएं। तो वो एक इनबिल्ट नेचुरल चेक हो जाता है, एक ऑर्गेनिक चेक हो जाता है पूरी प्रोसेस में। ओके, ठीक है। तो ये बहुत क्वालिटेटिव है, हाँ, है ना, काफी क्वालिटेटिव है। सो देन द ओनली ऑप्शन, द ओनली थिंग्स दैट एन इन्वेस्टर कैन चेक इज फर्स्टली रोलिंग रिटर्न्स, पास्ट परफॉर्मेंस, और रिस्क मैट्रिक्स, स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया, आप बीटा चेक कर सकते हो। इज अल्फा इंपॉर्टेंट? अल्फा तो ऑलरेडी रिटर्न्स में दिख जाता है, तो अल्फा का तो अलग। हाँ, वो आपको दिखेगा। एक्सपेंस रेशियो का आप मुझे बताइए कि हाउ इंपॉर्टेंट इज टू चेक द फी चार्ज बाय एन एक्टिव म्यूचुअल फंड? देखिए, इफ यू आर एज्यूम, अभी तो सब कुछ काफी रेगुलेटेड है, हाँ, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर आप देखिए कि किसी ने जो रिटर्न दिया और उसका एक्सपेंस रेशियो अगर लेट्स से 25 बिप्स या 20 बिप्स कम होता, तो क्या आपको बहुत मटेरियल बेनिफिट होता गया, और सामने उसके कोई ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है जो आपको लगता है कि नहीं, बिकॉज ऑफ जस्ट एक्सपेंस रेशियो इट मेक्स इट बेटर, तो ठीक है। बट अदरवाइज जनरली मैंने देखा है कि इससे कुछ बहुत अंतर नहीं पड़ता है।
अगला सवाल है आयशा, शी इज अ जर्नलिस्ट, ठीक है. द क्वेश्चन इज दैट व्हेनेवर बीजेपी विंस एन इलेक्शन निफ्टी गोज अप, ठीक है. इन द लास्ट, अब हमने लास्ट महीने भी देखा 3 स्टेट्स जीते और निफ्टी ऊपर हुई है, ठीक है. सो शी वांट्स टू अंडरस्टैंड, दिस इज माय क्वेश्चन आल्सो, व्हाट इज द लिंक बिटवीन पॉलिटिक्स एंड द स्टॉक मार्केट? ऐसा होता नहीं है जरूरी. हाँ, नहीं होता है. मार्केट ऊपर ही जाएगा हर इलेक्शन विन पे किसी भी पार्टी के. इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा डोमिनेंट है मार्केट पूरी इकोनॉमी में, राइट. गवर्नमेंट का रोल पूरी इकोनॉमी में बहुत बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे अगर आप यूएस वगैरह में देखिए तो गवर्नमेंट का रोल पूरी इकोनॉमी में बहुत छोटा है, तो वो इतनी रिलेवेंट नहीं होती है. मेजर पॉलिसीज हालांकि वो बनाते हैं, उसका असर होता है, बट इंडिया में बहुत ज्यादा है. कि जैसे अगर आप पूरे डेट मार्केट को देखिए तो गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट बारोवर ऑफ इंडिया. ट्रू है ना. तो उससे इंटरेस्ट रेट पे असर पड़ता है. अगर उनकी कोई पॉलिसी ऐसी हुई कि उनकी बोरोइंग ऊपर जाती है, कम होती है, बढ़ती है, घटती है, तो उससे इंटरेस्ट रेट पे असर होता है. फिर हमारे यहाँ जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग होता है वो गवर्नमेंट करती है. ट्रू. ज़्यादातर ऑफ कोर्स प्राइवेट प्लेयर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बट जो अल्टीमेट स्पेंडर है वो गवर्नमेंट है. तो जब भी कोई सरकार जीतती है, हारती है, या कोई भी पार्टी होती है, तो हमारे लिए एक सर्टेनिटी होती है कि ऐसी पॉलिसीज कंटिन्यू होंगी. जैसे अगर सरकार बदल जाती है तो एक अनसर्टेनिटी होती है कि इनकी पॉलिसी क्या होगी. ट्रू. राइट. और सटल चेंजेस हो सकते हैं. मार्केट को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है. हाँ. मार्केट वांट सर्टेनिटी, हाँ, कंटिन्यूटी. ट्रू ट्रू. राइट. तो इसलिए थोड़ा खुश हो जाते हैं कि ठीक है, चलो हमको जो पता है वही होने वाला है. हाँ हाँ हाँ. अब अगर कुछ ऐसा होता है कि जिसको आपको फिर से सोचना होता है, समझना होता है, या कई बार आप हम लोग कई बार बहुत ध्यान से वो पढ़ते हैं उनका मैनिफेस्टो. Of course, true. In markets, a lot of people read it. Most of the people actually, at least fund managers read it, because it gives you the thought process of कि आप स्पेंडिंग कैसे करेंगे, आपके बजट का डायरेक्शन क्या होगा. तो उन सब चीज़ों के कारण ये होता है. तो पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट है, स्पेशली द इकोनॉमिक पॉलिसी, उसका बहुत ज्यादा इकोनॉमी पे और मार्केट पे इम्पैक्ट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय नेहा. द क्वेश्चन इज व्हाट इज योर आउटलुक ऑन द फ्यूचर ऑफ इक्विटी मार्केट्स इन इंडिया एंड हाउ शुड इन्वेस्टर्स प्रिपेयर? पूरी दुनिया बोल रही है इंडिया पे पैसे लगा दो, बुलिश है बुलिश है. एज अ फंड मैनेजर हु इज मैनेजिंग लाइक अ बिग लंप सम एंड रिप्रेजेंटिंग अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स, व्हाट्स योर टेक? अगर आप ऐसा देखते हैं, हम ये अपने आप से प्रश्न करते हैं कि कोई भी कंट्री ग्रो कैसे होती है, और फिर असेस करते हैं कि इंडिया में वो सारी चीज़ें हैं कि नहीं, और अगर नहीं है तो वो हो सकती हैं कि नहीं. तो कुछ प्रॉब्लम तो हैं, राइट. ऐसा नहीं है कि हमारे पास सब कुछ सॉल्व हो गया है. सब कुछ सॉल्व हो जाएगा तो ग्रोथ नहीं होगी, बिकॉज व्हेन यू सॉल्व प्रॉब्लम ग्रोथ है. एग्जैक्टली. तो अगर आप ब्रॉडली देखिए तो आपको 2 मॉडल हैं ग्रोथ के, राइट. एक चाइना मॉडल है वो जो टॉप डाउन है, कि आपने एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किया और आपने एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी खड़ी की. उसके लिए बहुत ज़्यादा FDI चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, और बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट चाहिए, राइट. क्योंकि वहाँ जो डिस्प्लेसमेंट और वो हमारी कंट्री में वो संभव नहीं है, बिकॉज वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री, एंड हमारे पास चीज़ों को इतनी ज़्यादा फास्ट करना भी संभव नहीं, बिकॉज लैंड इज अ इंडिविजुअल ओनरशिप. उसको ऐसा एक्वायर करके और एकदम रीडिस्ट्रीब्यूट कर देना टू बिजनेसेस इज नॉट अ पॉसिबिलिटी. सेकंड इज US मॉडल, विच इज लाइक बॉटम अप, कि आप सपोर्ट करो इंडस्ट्रीज को, धीरे धीरे ग्रो होती है, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है विद इंफ्रास्ट्रक्चर एटसेट्रा. तो अगर आप देखिए पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 US में मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हुआ. लेकिन इन सब के अंदर अगर आप ये देखिए कि ये कंट्री के अंदर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए, तो अपॉर्चुनिटी, पॉपुलेशन तो और भी जगह है, हमारे पड़ोस में भी है, पाकिस्तान में भी पॉपुलेशन है, बट नोबडी टॉक्स अबाउट देम लाइक दैट, राइट. कि व्हाई दे लैक समथिंग. तो अगर आप एकदम ड्रिल डाउन करें फिलोसफिकली तो 3 चीज़ें चाहिए होती हैं: कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और कॉन्फिडेंस ग्रो करने के लिए, राइट. एक कंट्री के पर्सपेक्टिव में, उसके कॉन्टेक्स्ट में कैपेबिलिटी के 3 डायमेंशन है. इंडिविजुअल लेवल कैपेबिलिटी, जो पॉपुलेशन है वो कितनी स्किल्ड है, कितनी एजुकेटेड है, कितनी लॉ अबाइडिंग है, राइट. बीइंग लॉ अबाइडिंग, क्वालिटी, हैविंग पॉपुलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. द सेकंड लेवल इज इंटरप्राइज लेवल कैपेबिलिटी, कि जो आपके बिजनेसेस हैं, जो आपकी कंपनीज हैं, इंटरप्राइज हैं, उनकी कैपेबिलिटी क्या है. बिजनेस मैनेज करना, कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करना, बड़े प्रोजेक्ट्स करना, इन्वेस्टमेंट कर पाना. एंड थर्ड इज गवर्नेंस का क्वालिटी क्या है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है. ये तीनों मिलके कैपेबिलिटी ड्राइव करते हैं कंट्री की. ट्रू. तो इंडिविजुअल कैपेबिलिटी की हमारे यहाँ हजारों सालों से कोई कमी नहीं है. वी आर एक्सट्रीमली कैपेबल पीपल एंड हार्ड वर्किंग पीपल, लाइक इंडियंस आर हार्ड वर्किंग एंड कैपेबल पीपल.
In last 20 years or so, we have created world-class enterprises. So pre-2001 वो थोड़ा इशू था, बिकॉज हम 1991 में ही ओपन अप हुए, और उसके बाद हमने हर 5-7 साल में क्राइसिस देखी है। 97 में ईस्ट एशियन क्राइसिस हुआ, 2001 में 9/11 हुआ, 2007-8 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, फिर 12-13 में हमारे यहाँ हाइपर इन्फ्लेशन हो गया, फिर 16 में डिमोनेटाइजेशन हो गया, इसके बाद एनबीएफसी क्राइसिस हुआ। वी हैव सीन कोलैप्स ऑफ 3 बिग एनबीएफसीज, 2 बिग एनबीएफसीज, 1 बैंक, राइट। उनका बैलेंस शीट सबका 1 लाख करोड़ के आसपास था, और उसके बाद कोविड हो गया। तो हम 20 सालों में जब हम ये पूरे कैपेबिलिटी बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, तो हम बहुत सारी क्राइसिस से भी झेल रहे थे। In spite of that, the growth has been massive. हाँ, बिकॉज वो मेहनत चल रही थी ग्रोथ में काम करने पे। तो इंटरप्राइज लेवल कैपेबिलिटी पिछले 20 सालों में बहुत अच्छी डेवलप हुई है। तो यू हैव दैट स्ट्रेंथ ऑफ दैट। वी हैव वर्ल्ड क्लास आईटी कंपनीज, वी हैव वर्ल्ड क्लास फार्मा कंपनीज, वी हैव नाउ वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स, वी हैव वर्ल्ड क्लास बैंकिंग सिस्टम, वी हैव वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। तो वो एक अच्छा पार्ट है। देन गवर्नेंस कैपेबिलिटी। तो गवर्नमेंट शुड आल्सो एम्ब्रेस ग्रोथ ना, कि अगर गवर्नमेंट एम्ब्रेस नहीं करेगी ग्रोथ को तो कैसे काम चलेगा। तो वो भी चेंज हुआ है। प्लस पिछले 7-8 सालों में जो गवर्नमेंट की एक एफिशिएंसी बढ़ी, वो बढ़ी है डिजिटाइजेशन से। तो उनने जो टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस किया है, उससे उनकी कैपेसिटी बहुत बढ़ गई है कि आप चीज़ों को अच्छे से कर सकते हो, जल्दी कर सकते हो। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लस दे आर एम्ब्रेसिंग ग्रोथ, दे आर एम्ब्रेसिंग कैपिटलिज्म, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया कैपेबिलिटी का इशू। देन कम्स कैपेसिटी। सो कैपेसिटी के 2 डायमेंशन है, एक है फिजिकल कैपेसिटी, दूसरी है फाइनेंशियल कैपेसिटी। पहले फाइनेंशियल कैपेसिटी को आप हैंडल करो। फाइनेंशियल कैपेसिटी मींस कैपिटल। ग्रोथ के लिए कैपिटल चाहिए। तो कैपिटल धीरे धीरे हमारे पास वो स्टॉक बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, इक्विटी के लिए डोमेस्टिक इक्विटी ओरिएंटेशन बढ़ रहा है, गवर्नमेंट की साइज बढ़ रही है, तो उनका कैपिटल इन्फ्यूज करने का सिस्टम में कैपेसिटी बढ़ रहा है। सेकेंड थिंग इज योर फिजिकल कैपेसिटी, कि यू नीड बोथ हार्ड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यू नीड रोड्स, यू नीड पोर्ट्स, यू नीड एयरपोर्ट्स, सब कुछ चाहिए। नहीं तो आप एफिशिएंसी नहीं रहेगी, प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी सिस्टम में, राइट। तो इन लास्ट 7-8 ईयर्स यू हैव सीन कि हमने मैसिव बिल्डअप किया है। पहली बार आई थिंक इंडिया के हिस्ट्री में जब हमारे पास सरप्लस कैपेसिटी पोर्ट्स में, शायद बिकॉज नाउ वी हैव क्रिएटेड मैसिव पोर्ट कैपेसिटी। तो अगर किसी को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, किसी को यहाँ से एक्सपोर्ट करना है, तो बाहर ये भी देखते हैं ना कि आप सप्लाई कर पाओगे कि नहीं टाइम पे, लॉजिस्टिक्स कैसा है। हम बहुत सारी ज़्यादा नई रेलवे लाइन्स या इम्प्रूव्ड रेलवे लाइन्स कमीशन कर रहे हैं, तो ये सब प्रोडक्टिविटी का बेनिफिट आएगा। तो ये कैपेसिटी की बात होगी कि यू नीड कैपेसिटी। यू आल्सो नीड क्वालिटेटिव कैपेसिटी और लाइक एजुकेशन। तो उसमें भी पिछले 10 सालों में काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुआ है। प्लस ऑनलाइन हैज़ प्लेड अ वेरी बिग रोल इन मेकिंग पीपल बेटर स्किल्ड। तो मैं कई लोगों को देखता हूँ जो चीज़ें ऑनलाइन सीख रहे हैं, राइट। उनको नॉट नेसेसरी गोइंग टू स्कूल्स और कॉलेजेस, बट दे आर लर्निंग इट एंड दे आर डूइंग समथिंग। आप लोग जैसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर ऐसे हैं जो लोगों ने सब कुछ ऑनलाइन ही सीख लिया है, कि कैसे करना है, एडिटिंग कैसे करनी है, बनाना कैसे है, शूट कैसे करना है, राइट। सो इट्स अ मैसिव इंपॉर्टेंट फैक्टर। द थर्ड थिंग इज कॉन्फिडेंस। ठीक है, आपके पास कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, बट अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप रिस्क नहीं लेंगे। रिस्क नहीं लेंगे तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो ग्रोथ नहीं होगा। बोथ साइड, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट एंटरप्राइज हो, तो वो कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज बिल्डिंग इन। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। छोटी इकोनॉमी जनरली, जैसे हमारी साइज की इकोनॉमी, ग्रोथ होने के लिए एक्सपोर्ट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप डोमेस्टिक अगर पॉपुलेशन को सप्लाई करोगे, पर कैपिटा इनकम कम होती है, तो आप बहुत ज़्यादा इनकम नहीं गेन कर सकते उससे, तो यू नीड एक्सपोर्ट्स। 2001 के आसपास हमारा ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट शेयर जो था वो रफली 0.5-0.6% था। तब दुनिया का जीडीपी 33-34 ट्रिलियन डॉलर था। 2011 में इट वेंट अप टू 1.55-1.6 के अराउंड, 10 सालों में लगभग। तब दुनिया का जीडीपी 74 ट्रिलियन डॉलर था। आज दुनिया का जीडीपी 104 है, 2022 या 23 का नंबर आप लीजिए तो, और हमारा शेयर वही है, एक्सपोर्ट शेयर। तो यस, चाइना हैज डन ग्रेट, उसने एक मैसिव लीप ले लिया उसमें, बट हमने मार्केट शेयर लूज नहीं किया है। एग्जैक्टली। तो वो होप है हमारे पास कि वी कैन स्टिल परफॉर्म एंड गेन मार्केट शेयर। तो वो जो कॉन्फिडेंस आएगा, कंपनियों की बैलेंस शीट बढ़ेगी, वो लोग इन्वेस्ट कर पाएंगे, सो इट विल वर्क आउट। तो बिकॉज ऑफ दीज 3 थिंग्स आई थिंक इंडिया में ग्रोथ हैज अ लॉन्ग रनवे। और जहां ग्रोथ होती है वहां इक्विटीज में ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यू मेक मनी। perfect, that's like the perfect end to the video. Thank you so much for your time. I'm sure कि बहुत सारे लोगों ने आज
म्यूचुअल फंड्स के बारे में तो सीखा ही, एंड दे आल्सो गॉट मोर आइडिया अबाउट द इकोनॉमी एंड द इक्विटी मार्केट्स इन जनरल. सो थैंक्स फॉर योर टाइम. आई होप यू आल्सो हैड अ गुड टाइम हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस. अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, डू हिट द लाइक बटन, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग. एंड गाइस, बहुत सारे लोग ये वीडियोस देखते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट 87-88% ऑफ द पीपल वॉच दीज वीडियोस, ठीक है, पूरा वीडियो देखते हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं करते. गाइस प्लीज सब्सक्राइब. योर लव एंड सपोर्ट विल कीप अस मोटिवेटेड. Goodbye and see you guys next week. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है. योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें.